हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। काफी दिनों के बाद वी आर बैक हियर अगेन। जितने भी न्यूज़ छूटी हुई है पूरी 1 वीक की, वो मैं पूरा यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून, बैठे रहिए कमर कस के एंड जितनी भी पॉइंट्स मैं बताते जाती हूँ आप लिखते जाइए, है ना। पहली न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर करी हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस, आप सभी को पता होगा इस बार प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? इसका सेलिब्रेशन हुआ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर इज इन उड़ीसा। ठीक है, कौन सा एडिशन एडिशन था ये था 18th नंबर का एडिशन। ठीक है, आप सबको ये भी मैंने बताया था कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। राइट, कौन है मिनिस्टर? एस जयशंकर जी हैं। 2015 से इसका सेलिब्रेशन बाइनियल कर दिया गया, यानी कि 2 साल में एक बार इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। जो 17th नंबर का एडिशन था वो 2023 में सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था। इंदौर यानी कि एमपी में। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी? थीम इस बार की रखी गई है, थीम रखी गई है डायस्पोरास, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया का टारगेट रखा गया है विकसित भारत का, यानी कि जब भारत पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि जब भारत अपना 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, यानी कि 2047 में, है ना। तो ये इस बार की थीम रखी गई। इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, उसी ओकेजन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही जितने भी एनआरआईज हैं जो कि है तो इंडियन सिटीजन, पर वो बाहर के देशों में रह करके काम करते हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है इस दिवस पर इंडिया में और प्रमोट किया जाता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, जॉब्स अवेल कराओ। राइट, तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। इस बार का सेलिब्रेशन कहाँ किया गया? आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट दिख रही होंगी, साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था इस ओकेजन पे। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन के पार्ट को भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस आपने देखा, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि जनवरी के हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। ग्लोबल फैमिली डे हम लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को। इंटरनेशनल माइंड वेलनेस डे 3 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता होगा ये लुई ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट को फाउंड किया था, जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। नेशनल बर्ड्स डे 5 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 6 जनवरी को। अर्थ्स रोटेशनल डे 8 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको बताया, 9th जनवरी 8 से लेके 10 जनवरी तक इसका सेलिब्रेशन किया गया। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। साथ ही एक और दिवस इस दिन पे मनाया जाने वाला है, लोकपाल फाउंडेशन डे। ठीक है, तो इतने डे जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आप याद रखना। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी है एक रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। क्या बताया गया है इसमें? आने वाले 5 सालों में, जो आने वाले 5 साल हैं यानी कि 2030 तक, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे? तो वो सेक्टर है एआई का, बिग डेटा का, सिक्योरिटी का। ये सब वो वाले सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, और क्या बोला गया है? और ये चीज कहा गया है कि
टोटल नेट इंक्रीज अगर देखा जाए, जॉब्स में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो वो बोला गया है कि 2030 तक 78 मिलियन जॉब्स अवेल करा दिए जाएंगे। राइट, ये रिपोर्ट कह रही है, मैंने कुछ नहीं कहा है अपने से। 78 मिलियन जॉब्स अवेल कराए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो जॉब्स अवेलेबल होंगे वो फ्रंट लाइनर्स के रोल के होंगे। राइट, सबसे मोस्ट ग्रोइंग जो जॉब होगा वो फ्रंट लाइनर्स का होगा, मोस्ट ग्रोइंग जॉब्स। ट्रेडिशनल रोल वाले जितने भी जॉब्स होंगे वो घट जाएंगे। ट्रेडिशनल रोल वाले जो जॉब्स होंगे वो घट जाएंगे, जैसे कि ग्राफिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्चुअली, ठीक है, इन सारे सेक्टर के जो जॉब होंगे ये डिक्लाइन हो जाएंगे। और टोटल 59% ऐसे लोग होंगे जिनको रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब अब क्योंकि एआई वगैरह आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा, चैट जीपीटी, एआई, ये सब बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है जो पुराने टाइम के लोग होंगे वो ये सब चीजें नहीं जानेंगे, तो उन्हें ये सब चीज जानने की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स दे नीड टू रीस्किलिंग, है ना। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आने वाले 5 सालों का डेटा इन्होंने बता रखा है। फ्रंट लाइनर्स की जॉब सबसे ज्यादा ग्रोइंग होगी, एआई, बिग बिग डेटा, सिक्योरिटी, इन सब में ज्यादा जॉब एनहांस होंगे, ट्रेडिशनल जॉब्स घट जाएंगे। ठीक, कुछ इंडेक्सेस जो कि किसके द्वारा रिलीज की जाती है और भारत की रैंकिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे रखा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का है, इसे जर्मन वॉच रिलीज करता है। भारत की रैंकिंग 7th है, 2023 का है ये डेटा, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 से 24, इसे यूएनडीपी रिलीज करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 193 में से भारत की रैंकिंग 134 है और 135th थी 2022 में। ठीक है, 2023 की ये रैंकिंग है 134 और 2022 में ये 135 थी। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हमेशा आते रहता है, हर 6 महीने में इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। 2024 का ये इंडेक्स है, इसे रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, यानी कि IATA से रिलीज करती है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 80th रैंकिंग है। इसमें बेसिकली ये पैरामीटर्स हैं कि भारत का, हम पासपोर्ट यूज करके कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। राइट, वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी, स्ट्रॉन्ग उसका पासपोर्ट होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की क्या कहती है, इसे रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा। इंडिया की रैंकिंग है 126। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, ये IQ एयर द्वारा रिलीज किया जाता है और भारत इस लिस्ट में थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में आता है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024, इसे रिलीज किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। भारत की रैंकिंग क्या है, 42 है। ठीक, नेक्स्ट, इंडोनेशिया बन चुका है फुल मेंबर ब्रिक्स का। तो पहले हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहली ब्रिक्स की समिट कहाँ पर कंडक्ट की गई थी, सबसे पहली ब्रिक्स की समिट 2009 में रशिया में कंडक्ट की गई थी। राइट, ओके, कौन कौन सी कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर रहे हैं ब्रिक्स के, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तभी इसको पहले हम ब्रिक के नाम से जानते थे। राइट, पर 2010 में इसमें जुड़ गया साउथ अफ्रीका और ये बन गया ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2024 में क्या हुआ, जब इसकी बैठक को कंडक्ट किया गया कजान, रशिया में, वहां पर इसकी जो नई कंट्रीज जुड़ी थी 5, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो 5 नई कंट्रीज कौन कौन सी थी, ईरान, UAE, इजिप्ट, इजिप्ट, इथियोपिया, इथियोपिया एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है,
ये 5 वो देश थे जो नए-नए जुड़े थे 1 जनवरी 2024 में, और जब अक्टूबर में कज़ान रशिया में बैठक हुई थी, तो इन पाँचों देशों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर, ठीक है? अर्जेंटीना ने कहा था कि येस दे विल जॉइन ब्रिक्स, बट ये बाद में बाहर हो गए इस लिस्ट से, ठीक? तो टोटल मिलाकर के हो चुके थे 10 कंट्रीज़ अब तक, राइट? पर एज़ 11th मेंबर ऑफिशियली अब जुड़ चुका है कौन? इंडोनेशिया, ठीक? तो पहले कितने थे? फाउंडिंग मेंबर कौन रहा? अब कितने हैं? लास्ट बैठक कहाँ पर हुई? ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ ये पूरी कंट्रीज आप देख सकते हो, रशिया है, चाइना है, अपना प्यारा भारत, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना बाहर हो गया, जुड़ने वाला तो था पर ये नहीं जुड़ रहा है, ठीक? ठीक है। ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिक्स क्यों इतना मायने रखता है? इसलिए मायने रखता है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अगर अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर 35% जीडीपी ब्रिक्स देशों की ही है। साथ ही पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 46% इन्हीं ब्रिक्स देशों से आता है। तो अब आप ये याद रखना कि अब टोटल कितने इसमें मेंबर्स हो चुके हैं? टोटल हो चुके हैं 11 मेंबर। लेटेस्ट कौन जुड़ गया? 2025 1 जनवरी को इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है, राइट? तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। नाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिसके हेडक्वार्टर जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूके में है। एमएनएसटी इंटरनेशनल जो कि लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है ब्रूजल्स बेल्जियम में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि IREA, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यानी कि यूएई में लोकेटेड है, यूनाइटेड अरब एमिरात। चलिए अगली न्यूज के साथ चलते हैं जो कि एक टनल से जुड़ा हुआ है। दैट टनल इज जी मोर टनल। इसे इनोग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। मेजर पॉइंट ये है कि ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस कश्मीर से कनेक्ट करेगा ये टनल लद्दाख को। आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजिकली और ज्योग्राफिकली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टनल। जब इसे बनाया गया है तो ये टनल अभी करेंटली 2 लेन का है। कौन से प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कौन कौन सी रोड्स को कनेक्ट कर रहा है? तो वो रोड्स हैं गगनगिर एंड सोनमर्ग एंड सोनमर्ग। आप सोनमर्ग जानते होंगे कि टूरिज्म के अगर नजरिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। श्रीनगर लेह हाईवे, श्रीनगर और लेह हाईवे इन्हें भी कनेक्ट करेगा। जरूरत इसी वजह से थी क्योंकि विंटर्स में ये रास्ते पूरी तरीके से स्नो कवर्ड हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, तो ट्रैवल नहीं हो पाता, टूरिज्म नहीं हो पाता। इस वजह से इस टनल को बना करके तैयार किया गया है। ये ऑल वेदर्ड है। सबसे अच्छी बात तो ये है, मतलब चाहे सर्दी हो, बारिश बारिश हो या गर्मी हो, आप किसी भी वेदर में इसमें ट्रैवल कर सकते हो। कितनी ऑल्टीट्यूड पे इसे बना करके तैयार किया गया है? तो 8500 फीट की ऊंचाई पर ये टनल बना हुआ है। साथ ही कितनी लेंथ है? 6.4 किलोमीटर इस टनल की लेंथ है, ठीक है? इसके अलावा इसका नाम ज़ीमोर टनल क्यों रखा गया है? एक्चुअली इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पास से ऐसा एक जेड शेप का एक रोड है। दैट्स व्हाई दिस टनल इज नेम्ड एज ज़ीमोर टनल, है ना? और जोजिला टनल को आप जानते होंगे। जोजिला टनल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। इस टनल की लेंथ है 14.15 किलोमीटर और ये टनल कनेक्ट करता है सोनमर्ग को द्रास से, राइट? सोनमर्ग को द्रास से। तो अब ये टनल भी इनॉग्रेट कर दिया गया है, तो ये भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, लद्दाख को जोड़ेगा कश्मीर से। तो मिलिट्री के लिए भी हमारे अच्छा हो जाएगा, जो बॉर्डर पे मिलिट्रीज
रहते हैं हमारे डिप्लॉयड, तो उन्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है इंस्टेंटली, तो हम इस टनल के थ्रू बाय रोड पहुँचा सकते हैं वहाँ पे, राइट? नेक्स्ट, कुछ पासेस के बारे में जान लेते हैं जो पासेस हमारे इंडिया में लोकेटेड हैं, किस जगह से किसको कनेक्ट करती हैं वो जान लेते हैं। बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर को बनिहाल से जोड़ता है। माना पास उत्तराखंड को माना से जोड़ता है, माना विच इज लोकेटेड इन तिब्बत। शिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग पास मनाली को लेह से जोड़ता है, ये पीर पंजल रेंज पे बना हुआ है। दीफू पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना को म्यांमार से कनेक्ट करता है। बेसिकली दिस इज अ ट्राई जंक्शन पॉइंट है। मतलब आप चाइना भी जा सकते हो इस पास से, म्यांमार भी, और आप भूटान भी जा सकते हो। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, अरुणाचल में लोकेटेड है। नाथुला दर्रा सिक्किम में लोकेटेड है। अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है वाइल्ड लाइफ से। हुआ क्या है इंडिया में, हाल ही में एक और पेन किलर जिसका नाम है निमेस्लाइड, इसे बैन कर दिया गया है ऑफिशियली। अब क्यों बैन किया गया है, क्या रीजन रहा है? ये रीजन रहा है क्योंकि ये पेन किलर्स यूज किए जाते हैं बाय ह्यूमंस, बाय केटल्स, राइट? और हमें पता है कि ये जो है ना, स्कैवेंजर्स हैं ये। स्कैवेंजर्स आप जानते हो? स्कैवेंजर्स, हमारे एनवायरनमेंट में वल्चर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कैटल्स की डेथ हो जाती है, ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, ये उन्हें खाने का काम करते हैं ना, तो उन्हें खाते हैं। अगर उस कैटल ने निमोस्लाइड नाम का पेन किलर उसे लगाया गया होगा, तो डेफिनेटली वो वल्चर्स की बॉडी में ट्रेवल करेगा एंड वल्चर्स विल नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट? वल्चर्स की डेथ हो जा रही है कंटिन्यूअसली। अभी कुछ दिनों पहले एक और इसी टाइप का एक पेन किलर था जिसका नाम है, इस पेन किलर का नाम था, एक मिनट सॉरी, डाइक्लोफेनाक एक्चुअली। डाइक्लोफेनाक नाम का एक पेन किलर था जिसे केटल्स को दिया जाता था। उनसे भी वल्चर्स की बहुत ज्यादा डेथ होती थी, तो इसे बैन कर दिया गया। इसके बाद ये जो दूसरा पेन किलर है, फाइनली इसे भी बैन कर दिया गया है। ये एक तरीके का एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, राइट? जो दर्द से राहत प्रोवाइड करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है पेन से। लेकिन ये वल्चर्स के लिए, हमारे वल्चर्स के लिए सूटेबल नहीं है। इस वजह से इसे बैन कर दिया गया है, ताकि वल्चर्स की नंबर्स में इंक्रीमेंट आए और वल्चर्स को हम बचा सकें। ठीक है, ये स्कैवेंजर्स होते हैं, तो हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए, साथ ही साथ फूड चेन के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के वल्चर्स पाए जाते हैं ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, तो टोटल आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइप्स के वल्चर की वैरायटी है। इंडियन वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं, ये आईयूसीएन की लिस्ट है। इंडियन व्हाइट बैक्ड वल्चर critically endangered, red-headed vulture critically endangered, slender-billed vulture critically endangered, Egyptian vultures endangered में है, सैंसेरस वल्चर नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है, बियर्डेड वल्चर ये भी नियर थ्रेटन्ड है, हिमालयन वल्चर ये भी नियर थ्रेटन्ड है, और ग्रिफिन वल्चर ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा वल्चर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है ना? तो इसे बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि इस दवा को ऑफिशियली अब बैन कर दिया जाए भारत में, राइट? नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू हमारी डिफेंस सिस्टम। दो वॉरशिप दो वॉरशिप और एक सबमरीन को हमारी इंडियन नेवी को डिप्लॉय कर दिया गया है। क्या क्या नाम है? आईएनएस नीलगिरी, दूसरा कौन सा है? आईएनएस वगशीर वगशीर, तीसरा कौन सा है? आईएनएस सूरत। ये तीन हैं जिनमें से दो वॉरशिप और एक है सबमरीन जिसे हमारे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। नीलगिरी की बात करते हैं, आईएनएस नीलगिरी की बात करते हैं। ये जो है, ये शिप
प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। कौन से प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। आईएनएस वगशीर। आईएनएस वगशीर की बात की जाए तो ये छठे नंबर का और सबसे फाइनल सबमरीन है। मतलब टोटल 6 सबमरीन बननी थी, तो 6th नंबर की जो सबमरीन है वो वगशीर है। ये प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है। प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है और कौन से क्लास का है? तो कलवरी क्लास का है। ठीक है। आईएनएस सूरत के बारे में जानिए। आईएनएस सूरत ये 4th और फाइनल शिप है। कौन से प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट नंबर 15B। इस प्रोजेक्ट के अंडर टोटल 4 वॉरशिप्स बनने थे, जिनमें से आईएनएस सूरत इज लास्ट वन, जो कि 4th नंबर का ये वॉरशिप है। ठीक है, तो आप ये तीनों नाम याद रखना। इसे हमारी इंडियन नेवी को फाइनली सौंप दिया गया है। तो कौन सा आईएनएस कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, एक स्कीम आई थी जिस स्कीम का नाम है नेशनल स्टार्टअप स्कीम। नेशनल स्टार्टअप स्कीम। इसे लॉन्च किया गया था इसे लॉन्च किया गया था 16th ऑफ जनवरी 2016 में। तो अगर 2025 में देखा जाए तो टोटल इसके 9 इयर्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या क्या अचीवमेंट भारत ने गेन कर लिए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अगर स्टार्टअप्स की कैटेगरी में देखा जाए तो इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स देखे जाते हैं। कौन कौन से मेजर हब हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्टेट स्टार्टअप देखा गया है? तो मेजर हब है दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर एंड हैदराबाद। ये कुछ ऐसे मेजर हब हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स को ग्रो अप होते हुए देखा गया है। कुछ स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो आप जानते होंगे जोमैटो, नाइका नाइका, ओला, ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि 16th ऑफ जनवरी हम सेलिब्रेट भी करते हैं एज अ नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 1.59 लाख स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये डेटा है एज पर 15th ऑफ जनवरी 2025 तक का डेटा है पूरा। 16.6 लाख एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया गया है थ्रू दी स्टार्टअप्स, और 73,151 स्टार्टअप्स एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर होल्ड करता है। मतलब एक ऐसा मतलब 73,151 में एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर प्रेजेंट है। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हो कि विमेन एम्पावरमेंट को भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है इस स्कीम के थ्रू। तो काफी सक्सेसफुल रही है, ऐसा कहने का मतलब है ओवरऑल, अगर आप समझो तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सिल्वर नोटिस। रिसेंटली इंटरपोल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर लियोन में लोकेटेड है। लियोन यानी कि फ्रांस में लोकेटेड है। तो इसी इंटरपोल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है सबसे पहला सिल्वर नोटिस। तो आखिर करेगा क्या ये? इसे डिजाइन किया गया है इस तरीके से सो दैट कोई भी कंट्री ट्रैक कर पाए, रिट्राइव कर पाए किसी भी क्रिमिनल असेट्स को। है ना, कोई भी क्रिमिनल है तो उसके बारे में क्या डिटेल्स है, क्या नहीं है, तो कोई भी कंट्री उसको ट्रेस कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। सिल्वर नोटिस बेसिकली इसमें जो कलर का यूज किया गया है ना, एक इंडिकेशन दिया गया है सिल्वर नोटेशन का। बेसिकली ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अभी इसे एज अ ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। 52 कंट्रीज हैं जहां पर इसे चलाया जा रहा है। इसमें भारत भी अपना शामिल है, मतलब इंडिया में भी इसे लॉन्च किया गया है। ये नोटिस अलाउ करेगा नेशंस को पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर मान लीजिए कहीं पर भी फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है, एनवायरमेंटल क्राइम्स हुए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, तो ये सारी एक्टिविटीज को इस नोटिस के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, कब तक ये
चलने वाला है, तो एटलीस्ट इसे चलाया जाएगा नवंबर 2025 तक। पायलट प्रोजेक्ट है, तो ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। अगर आने वाले टाइम में ये सक्सेसफुल रहा तो इसे फिर अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाएगा और ब्रॉड लेवल पे। तो आप ये याद रखना कि इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, दैट इज इंटरपोल। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस में लोकेटेड है। फ्रांस में भी कहाँ पर लोकेटेड है? लियोन में लोकेटेड है। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि भारत पोल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। जिस तरीके से ये है ना इंटरपोल, उसी तरीके से भारत पोल नाम का एक पोर्टल हमारे होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है ना, इसे शुरू किया गया था फ्रांस में। कौन से ईयर में? 1985 में। ये वर्ल्ड के सबसे मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड है। किसे दिए जाता है ये अवार्ड? तो बीचेस को, मेरीन्स को, इन सब जगहों को जो सबसे सस्टेनेबल वे में टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, क्लीन होते हैं, उन्हें ये टैग दिया जाता है। ब्लू फ्लैग टैग है ना, सर्टिफिकेट कह लो आप। तो मेन 4 क्राइटेरियाज इसके लिए रिकॉग्निशन के लिए रखे जाते हैं। जहाँ की वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साथ ही वहाँ का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ, तब इसे ये टैग दिया जाएगा उस बीच को। ठीक है, किसी पर्सन को नहीं टैग देते हैं, बीचेस को, मेराइन्स को, इन सब जगहों को ये टैग देते हैं। तो पहला तो वाटर क्वालिटी हो गया, दूसरा एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो गया, तीसरा जहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन काफी अच्छे से मेंटेन रहती है, साथ ही चौथा सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। तो ये 4 मेन क्राइटेरियाज हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस टैग को दिया जाता है। मिशन क्या है इस सर्टिफिकेशन का? सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है टूरिज्म सेक्टर में, है ना? क्योंकि लोग जाते हैं ना बीचेस पे, घूमते फिरते वहां पे कुरकुरे चिप्स के रैपर्स को ऐसे फेंक आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पल्यूट कर रहे हैं ना एक्वेटिक लाइफ को। इस वजह से सस्टेनेबल वे में हमें टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करना है। कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये टैग देती है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये आप लिख लेना, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। डेनमार्क बेस्ड ये एक फाउंडेशन है जो इस टैग को, या आप कह लो इको लेबल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, रिसेंटली केरला के 2 बीचेस, एक तो कप्पड़ बीच जो लोकेटेड है कोझिकोड में, इसे ये टैग दिया गया है। और दूसरा केरला का ही एक और बीच है, चल बीच, ये लोकेटेड है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, राइट? तो इन 2 बीचेस को ये टैग दिया गया है, इस वजह से ये न्यूज में आया है। तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं, क्यों ये टैग दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहला कौन सा बीच था जिसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया अपने भारत में? तो फर्स्ट जो बीच था उस बीच का नाम है चंद्र चंद्रभागा बीच। ये बीच लोकेटेड है उड़ीसा में। मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है टोटल कितने बीचेस को ये टैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग टैग शिवराजपुर गुजरात, गोगला दीव, कसारगोड और पदुबिद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरला और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार, कोवलम बीच तमिलनाडु, इडन पुडुचेरी, मिनिकॉय, थुंडी लक्षद्वीप, कदमत बीच, ये सारे बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, राइट? तो ये 2 और जुड़ गए हैं, तो आप वो नाम याद रखना कि वो बीचेस कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो सबसे पहला बीच है ना चंद्रभागा बीच जिसे ये टैग दिया गया, ये इंडिया का तो पहला था ही, ये एशिया का भी सबसे पहला बीच था जिसे इस सर्टिफिकेशन से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट और ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक शायद आपने ये वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहली बार सुना होगा, जिसे हम शॉर्टकट में नोट्टो कहते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2011 में बाय एन अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट का नाम है थोट्टा, है ना? ये थोट्टा अमेंडमेंट 1994 का थोट्टा है। थोट्टा मतलब क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन
ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज। राइट, इस एक्ट को बनाया गया था 1994 में, अमेंड किया गया 2011 में, जिसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया नोटो नाम का। तो हुआ क्या है, अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, है ना, अगर ये ऑर्गन डोनेट करते हैं तो इन्हें 42 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव दे दी जाएगी, मतलब छुट्टी दे दी जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो नोटो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है? नोटो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये नोटो नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आती है। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो कि इम्प्लीमेंट करता है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को, NOTP, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को। आप देखते होंगे कि ऑर्गन टिश्यूज ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो उस पे ध्यान रखने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो न्यूज में आया है तो वी शुड नो अबाउट इट, कि कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर अपने ऑर्गन और टिश्यूज को डोनेट करते हैं तो उन्हें 42 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी अब। राइट, नाउ नेक्स्ट, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है होलंगपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शायद आप पहली बार ये नाम सुन रहे होगे। पहली बात तो ये लोकेटेड है आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। तो हुआ क्या है, एक स्टैंडिंग कमिटी, वो स्टैंडिंग कमिटी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ की। इसे हेड किसने किया? इसे हेड किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने। आप नाम बता सकते हो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर किसके, मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? तो उन्होंने इसे हेड किया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ के इको सेंसिटिव जोन में अप्रूवल मिल चुका है कि वो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का काम कर सकते हैं, मतलब डिगिंग कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिगिंग करने की परमिशन दे दी गई है, तो वाइल्ड लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होगा? डेफिनेटली अफेक्ट तो होगा ही होगा। चलिए, तो अब हो तो चुका ही है, क्या किया जा सकता है? पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमें जानना ज़रूरी हो जाएगा। ये आसाम में जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। साथ ही सबसे ज़्यादा गिब्बन्स की पॉपुलेशन, गिब्बन्स माने कि मंकीज़, एप्स, इनकी पॉपुलेशन अगर आपको देखनी है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगी। राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, हर वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। और तो और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बॉर्डर पे एक नदी है। उस नदी का नाम है भोगदोई रिवर। तो पूछ सकता है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से कौन सी नदी होकर के फ्लो करती है? दैट रिवर इज भोगदोई रिवर। तो कुछ जो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, हमें वो जानने जरूरी हैं, जो मैंने यहाँ पे बताए। बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ये कहाँ पर लोकेटेड है वो जानेंगे। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है राजस्थान में। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है उड़ीसा में। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है केरला में। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क ये लोकेटेड है गुजरात में। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। एंड पेरियार, दिस इज इन केरला। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, पिंक फायर रिटार्डेंट आखिर है क्या? आप सभी ने अभी देखा होगा कि यूएसए का एक स्टेट जिसका नाम है कैलिफोर्निया, वहां की सिटी लॉस एंजलिस, जो कि काफी फेमस सिटी है, हॉलीवुड यहाँ पे आपको देखने मिलता है, यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, वाइल्ड फायर। तो इस जंगलों में आग को रोकने के लिए यहाँ पर पिंक रिटार्डेंट का यूज किया गया। तो एक्चुअली ये पिंक रिटार्डेंट है क्या? ये पिंक रिटार्डेंट एक मिक्सचर है किन किन चीजों का? ये मिक्सचर है एक फर्टिलाइजर का, जिस फर्टिलाइजर का नाम है अमोनियम फॉस्फेट। इसके साथ मिलाया गया है इसमें वाटर, और इसके साथ इसमें मिलाया गया है आयरन ऑक्साइड।
ये आयरन ऑक्साइड ही है जो इसको पिंक कलर देता है, जो कि विजिबल कर पाता है चीजों को। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हेल्प कर रहा है, एक कोटिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है ताकि आग को रोका जा सके। बेसिकली ये फायर को स्लो डाउन करने का काम कर रहा है, राइट? तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यूज तो कर रहे हैं, ये हार्मफुल भी है। ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है, साथ ही साथ कैंसर भी कॉज कर सकता है। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो आप ये याद रखना कि पिंक फायर रिटार्डेंट आखिर है क्या? न्यूज़ में चल रहा है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। अमोनियम फॉस्फेट, वाटर और आयरन ऑक्साइड इसमें मिक्स किया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अ कैनाल प्रोजेक्ट। इसमें 3 नदियों को जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। पहली नदी तो है पार्वती, दूसरी है काली सिंध एंड थर्ड वन इज चंबल रिवर। इन 3 नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और एक कैनाल में कन्वर्ट किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इस 3 नदियों के कॉम्बिनेशन से टोटल टोटल अगर देखा जाए तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स फायदा मिलने वाला है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स को, राजस्थान के जो कि हैं 13 डिस्ट्रिक्ट, इन्हें बेनिफिट होने वाला है। इन्हें वाटर स्कार्सिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी और पानी हर बार हर टाइम इनके पास अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, हियर इट इज चंबल नदी, दिस वन, ये चंबल नदी है, ये वाली नदी बानस रिवर है एंड दिस इज पार्वती नदी, है ना? ये तीनों यहाँ पर मिल रही हैं। और तो और इससे अफेक्ट क्या होने वाला है, एक टाइगर रिजर्व, जिस टाइगर रिजर्व का नाम है रणथंबोर, राइट? रणथंबोर, ये देख रहे हो आप, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये वाला। तो इसका कुछ एरिया इस वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंडर में जाने वाला है। मतलब अगेन हमारी वाइल्ड लाइफ इम्पैक्टफुल होने वाली है इस चीज से। तो हो सकता है कि रणथंबोर से टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ को मतलब शिफ्ट किया जाएगा किसी और जगह पर, ताकि आराम से यहाँ पे जो भी इंटरलिंकिंग का काम ये लोग कर रहे हैं वो कर पाए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 3 नदियां जिनका जिनका नाम आया है, उनके ओरिजिन्स कहाँ हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिवर, दैट इज पार्वती। पार्वती नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है विंध्यास के रेंजेस से। कहाँ पर? सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी से। सेकेंड जो रिवर है दैट इज काली सिंध। काली सिंध नदी भी विंध्यास के रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास से? देवस डिस्ट्रिक्ट के पास से। थर्ड जो रिवर है दैट इज चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जना पाओ हिल से ये नदी ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही रणथंबोर टाइगर रिजर्व का नाम आया है, तो राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक तो रणथंबोर हो गया, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे रीसेंट, राजस्थान का सबसे रीसेंट टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रख लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। अमृत भारत ट्रेन 2.0 चलाई जा रही है ना? उसे लॉन्च कर दिया गया है। बोला ये गया है कि ये लो मिडिल क्लास के लिए, फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। सबसे पहला सवाल तो आपको अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि रैपिड आरआरटीएस बनाया गया है ना? आरआरटीएस बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक इसको कनेक्ट कर रहा है आरआरटीएस? दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट कर रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना करके तैयार किया गया था। और अभी भारत ने अभी मिनिस्ट्री ने, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च कर दिया है अमृत भारत ट्रेन 2.0। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि लो मिडिल क्लास के लिए एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इससे ट्रैवल कर पाए। की फीचर यही है कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स होंगे, मतलब थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर दिया गया है।
इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम्स होंगे, वाटर लेवल देख सकते हैं, अगर मान लीजिए पानी कहीं खाली होता है तो भरने के लिए लोग यहाँ पर देख पाएंगे, अफोर्डेबल ट्रैवल प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें जो की टर्म्स है इसके ये बताए गए हैं। इनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है अगर ओवरऑल हम देखें तो। राइट, तो ये आप याद रख लेना दिमाग में। नेक्स्ट न्यूज, सिंगापुर की तरफ से सम्मानित किया गया है भारत के एक पर्सनालिटी जिनका नाम है तरुण दास। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं CII के। सो नाउ व्हाट इज CII? CI जो है ये है कन्फेडरेशन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके चेयरपर्सन रह चुके हैं तरुण दास जी। इन्हें सम्मानित किया गया है बाय एन अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है ऑनररी सिटीजन अवार्ड। सिटीजन अवार्ड, तो किसने इस अवार्ड को दिया है? सिंगापुर के प्रेसिडेंट जिनका नाम है सिंगापुर के प्रेसिडेंट जिनका नाम है थर्मन। ये अभी हाल ही में दिल्ली आए थे, 5 दिन की विजिट पे ये भारत आए थे, तो उसी दौरान इन्होंने इस अवार्ड से तरुण दास जी को सम्मानित किया है। ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं CII को, आप ये याद रखना। नाउ CII को बनाया कब गया था? इसे फॉर्म किया गया था 1895 में। और प्रेजेंट इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं संजीव कपूर जी। ठीक है, तो ये एक अपॉइंटमेंट, एक अवार्ड है जो दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, 14 ईयर ओल्ड एक गर्ल जिसका नाम है इरा जाधव। इन्होंने बनाए हैं 157 बॉल्स पे कितने रन? 346 रन्स। मुंबई से बिलोंग करती हैं। अंडर 19 वनडे गेम्स हो रहे थे। अंडर 19 वनडे गेम्स खेले जा रहे थे जिनमें इन्होंने ये कीर्तिमान सेट किया है। साथ ही कौन सी टीम के अगेंस्ट? तो मेघालय टीम के अगेंस्ट। मेघालय टीम के अगेंस्ट इन्होंने ये अचीवमेंट गेन की है। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन एक अवार्ड। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। किसे दिया गया ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया अपर्णा सेन जी को। अपर्णा सेन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इनकी इमेज है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया? तो ये सिनेमा की फील्ड में अवार्ड दिया गया। साथ ही ये अवार्ड दिया किसने? वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिज्म अवार्ड्स, इनके द्वारा इस अवार्ड को इन्हें दिया गया। ठीक है, तो आप नाम याद रख लेना, अपर्णा सेन, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। रिसेंटली वेनेजुएला में नए नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है निकोलस, और ये इनका 3rd टेन्योर है जब इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वेनेजुएला के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि वेनेजुएला कहाँ की कंट्री है। सबसे पहली बात, वेनेजुएला साउथ अफ्रीकन नहीं, साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने सालों का होता है? 6 सालों का होता है। हमारे यहाँ कितने का होता है? 5 सालों का होता है। तीसरी बार इन्हें एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, यानी कि 2025 से लेके 2031 तक ये यहाँ पर काम करेंगे। वेनेजुएला में एज सच कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज है नहीं एक्चुअली। ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। क्या है? ऑटोक्रेसी है, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है। नाउ वेनेजुएला की लोकेशन, ये रहा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वेनेजुएला कुछ यहाँ पर लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है कराकस। इसकी कैपिटल है कराकस। साथ ही यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है स्पेनिश। स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी करेंसी है यहाँ पर जो चलती है? उस करेंसी का नाम है बोलीवली करेंसी। ठीक है, तो लोकेशन आप देख लो, दिस इज वेनेजुएला। सबसे बड़ी कंट्री साउथ अमेरिका की है ब्राजील। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। किसे अपॉइंट किया गया है वो ध्यान रखना।
इंपॉर्टेंट न्यूज, पीवी सिंधु जी को बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किसका? प्यूमा का, है ना? प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। साथ ही अब पीवी सिंधु के बारे में जानना पड़ेगा ना आपको। ये कौन है? ये है बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया। ऑल्सो टोटल टोटल अवार्ड्स की बात की जाए तो इन्होंने रियो ओलंपिक्स में शी वॉन सिल्वर मेडल। रियो ओलंपिक्स जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था 2016 में, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एंड द नेक्स्ट ओलंपिक इज टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक्स जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था 2020 में, इन्होंने यहाँ पर जीता था ब्रॉन्ज मेडल। साथ ही इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कब दिया गया था अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में। पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? 2015 में। पद्म भूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण कब दिया गया था? 2021 में। कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो इन्होंने कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। तो बहुत सारी मेडल्स, बहुत सारे ट्रॉफीज हैं जो कि इनके नाम है। और प्यूमा इंडिया ने अब इन्हें अपना एम्बेसडर भी बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्हें ऑनर देने के लिए, पीवी सिंधु को ऑनर देने के लिए प्यूमा ने अपना लोगो भी बदल दिया था। पहले ये PUMA हुआ करता था ना, इन्होंने PVMA लिख दिया, जस्ट टू गिव ऑनर टू पीवी सिंधु जी। राइट? पीवी सिंधु जी ने अभी हाल ही में लखनऊ में ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे सैयद मोदी ट्रॉफी, तो वो भी जीता हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज न्यूज। टुडेज क्या, ये पूरे एक हफ्ते का कंपाइलेशन था। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज थी मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, जैसा कि महाकुंभ शुरू हो चुका है इलाहाबाद में। तो महाकुंभ में बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, नई नई चीजें लॉन्च होती जा रही हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन मैं अपलोड करूंगी, अलग से पूरा महाकुंभ के बारे में होगा। तो वो और बाकी की कुछ कुछ चीजें जो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ वो अलग है, आप उसे भी देखा करो। दैट्स इट अबाउट द होल वीकली करंट अफेयर, आई मस्ट से। सो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड बी हैप्पी।